हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 सितंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है चरणजीत चन्नी होंगे पंजाब के नए कैप्टन, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद काफ़ी नामों पर चर्चा हुई और चरणजीत चन्नी का नाम फाइनल किया गया है नए मुख्यमंत्री के तौर पर। हालांकि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में नवजोत सिंह सिद्धू भी थे, लेकिन उनके नाम को लेकर पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पाई है। और अगर हम चन्नी की बात करें तो ये 3 बार पार्षद रहे हैं, 2 बार नगर परिषद अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2007 में चमकौर साहिब से निर्दलीय जीते हैं। ये दिन भर बदले सियासी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस हाईकमान ने रविवार शाम करीब 5:45 अप्रत्याशित फैसला लेते हुए कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। वह राज्य में अनुसूचित जाति से पहले मुख्यमंत्री होंगे। नए सरदार बने चन्नी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़, वर्तमान अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा को दौड़ में पीछे छोड़कर ये उपलब्धि हासिल की है। चरणजीत सिंह चन्नी ने देर शाम राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की। वह सोमवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्री ब्रह्मा मोहिंद्रा व सुखजिंदर सिंह रंधावा को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चन्नी को बधाई दी तो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बधाई देकर उम्मीद जताई कि वह सीमावर्ती क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए लोगों की रक्षा करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि अधिकांश अफगानी दूतावास तालिबान सरकार के संपर्क में नहीं। तालिबान की नई सरकार को बने 1 माह से ज्यादा हो गया है, लेकिन अन्य देशों में चल रहे अफगान दूतावासों का भविष्य अभी भी अनिश्चय की स्थिति में है। कई दूतावासों ने तालिबान सरकार से संपर्क ही नहीं किया है। फ्रांस और जर्मनी सहित कई दूतावासों ने मेजबान देशों में शरण मांगी है। कई दूतावास अभी भी पूर्व मंत्री हनीफ अमतार और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के संपर्क में हैं। तालिबान सरकार की हालत ये है कि वह कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने सभी राजदूतों के साथ एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया, जिसे बाद में रद्द करना पड़ा क्योंकि अधिकांश दूतावासों से कोई जवाब ही नहीं मिला। नेक्स्ट न्यूज है कहां से आया कोरोना, अब लेसेंट ने भी कहा जांच हो। 1.5 साल पहले कोरोना वायरस महामारी के मामले में लैब लीक थ्योरी को सिरे से खारिज करने वाली विज्ञान पत्रिका लेसेंट ने यू टर्न ले लिया है। अब लेसेंट ने 16 अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के हवाले से ओपन लेटर छापकर वायरस की उत्पत्ति के मामले में पारदर्शिता और उद्देश्यपूर्ण विमर्श की पैरवी की है। इसमें कहा गया है कि हम इस वायरस के फैलने के पीछे षड्यंत्र की बात का खंडन करते हैं। हालांकि इस वायरस की प्राकृतिक उत्पत्ति का सीधा प्रमाण नहीं मिला है और प्रयोगशाला में इसके लीक होने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है। कोरोना महामारी फैलने के कुछ समय बाद से ही वैज्ञानिकों का एक वर्ग इसे प्राकृतिक मानने से इनकार करता रहा है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी का कारण बना SARS-CoV-2 वायरस चीन की वुहान स्थित वायरोलॉजी लैब से बना और वहीं से लीक हुआ है। लेसेंट ने फरवरी 2020 में एक ओपन लेटर प्रकाशित कर लैब लीक की इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया था। इसमें वैज्ञानिकों के हवाले से दावा किया गया था कि वायरस के प्राकृतिक होने का कोई संदेह नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है किसानों के साथ सरकार का संवाद जरूरी। ये स्टेटमेंट दिया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कृषि सुधार कानूनों की परोक्ष रूप से वकालत करते हुए कहा है कि मोरारजी देसाई, अटल जी, चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवी लाल भी चाहते थे कि किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकें। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ सरकार का संवाद जरूरी है, यह देश के हित में है। किसानों को भी पता होना चाहिए कि उनकी भलाई के लिए मार्केट में क्या हो रहा है। ओपन मार्केट सिस्टम होना चाहिए। किसान की उपज के सही दाम नहीं मिले तो सरकार खरीद करे। मैंने खुद एक मार्केट के लिए आंदोलन किया था। कोरोना में हर वर्ग को नुकसान हुआ, लेकिन कृषि उत्पादन बढ़ा है। किसानों की भलाई के लिए आवाज उठानी चाहिए, लेकिन
उनके नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति रविवार को हरियाणा इतिहास एवं सांस्कृतिक अकादमी द्वारा सर छोटू राम के लेख व भाषणों पर आधारित पुस्तकों के 5वें संस्करण का विमोचन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर छोटू राम हम सभी के आदर्श रहे हैं। मेरी खुद की इच्छा थी कि पुस्तक का विमोचन करूं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी व दूसरी भाषाएं सीखना चाहिए, लेकिन हिंदी सबको सीखने की जरूरत है। आज भी हम अंग्रेजी को सर्वोपरि मानते हैं और कॉन्वेंट में पढ़ाई पर यकीन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी माध्यम में ही पढ़कर दुनिया में लोकप्रियता हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी मातृभाषा को ही महत्व दिया है। राज्यसभा में अपनी बात कहने के लिए सदस्यों के संबोधन को बदला है। सदन में पहले सर आई वॉन्ट टू बैग कहा जाता था, जिसे अब अध्यक्ष महोदय आपकी इजाजत से अपने कागज प्रस्तुत कर रहा हूं कह दिया जाता है। तो ये एक चेंजमेंट माना जाता है। नेक्स्ट है, सीडीएस बनने के बाद पहली विदेश यात्रा पर रूस जाएंगे जनरल रावत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नवसृजित पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में जनरल बिपिन रावत पहले रूस और फिर अमेरिका जाएंगे। उल्लेखनीय है कि जनरल रावत ने 31 दिसंबर 2019 को सीडीएस का पदभार संभाला था। उसके बाद से वह सैन्य बलों को एकीकृत करने के लिए नए कार्य पर फोकस करने की वजह से विदेशी आमंत्रणों को ठुकराते आ रहे थे। आने वाले हफ्ते में जनरल बिपिन रावत पहले रूस जाएंगे, जहां वह संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रैंक के अधिकारियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों और अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा होने की संभावना है। वह रूस में चल रहे संघाई सहयोग संगठन के शांति मिशन यानी सैन्य अभ्यास को भी देखेंगे। इसके अन्य देशों के अलावा भारतीय थल सेना और वायुसेना भी हिस्सा ले रहे हैं। रूस से लौटने के तुरंत बाद वह अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, अब स्वदेशी कंपनियां बनाएंगी सैटेलाइट से ले जाने वाले रॉकेट। केंद्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग ने भविष्य में इस्तेमाल होने वाले 2 रॉकेटों GSLV मैक 3 और SSLV को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की स्वदेशी कंपनियों से बनवाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में विभाग की व्यापारिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने निविदाएं मांगी थी। NSIL को रॉकेट बनाने के इच्छुक 3 कंपनी समूहों ने निविदाएं दी हैं। इन निविदाओं पर 2 महीने में निर्णय ले लिया जाएगा। इसके बाद सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने में सहायक रॉकेटों का निजी क्षेत्र में निर्माण शुरू हो जाएगा। जिन 3 भारतीय औद्योगिक समूहों ने रॉकेट निर्माण के लिए निविदाएं सौंपी हैं वे हैं HAL, L&T, BEL, अडानी, BEML और BHEL। इन तीनों कंपनी समूहों ने PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने की इच्छा जताई है। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो है आवश्यक पहल का अनावश्यक विरोध, और ये आर्टिकल लिखा है लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार A सूर्य प्रकाश द्वारा। भारत पूरे विश्व में आतंकवाद का बड़ा भुक्तभोगी रहा है। ऐसे में यदि कोई भारतीय विश्वविद्यालय अपने छात्रों को आतंकवाद जैसे विषय से जुड़े विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना चाहता हो तो भला इसमें हर्ज क्या हो सकता है। आतंकवाद इस दौर की ऐसी चुनौती है जिससे विश्व के सभी लोकतंत्र जूझ रहे हैं। यह चुनौती बहुत जटिल भी है, क्योंकि इससे निपटने के लिए लोकतांत्रिक देशों को संवैधानिक दायरे में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसकी गंभीरता को देखते हुए ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU की एकेडमिक परिषद ने 3 नए पाठ्यक्रम आरंभ करने का निर्णय लिया है। काउंटर टेररिज्म यानी आतंक विरोधी प्रमुख शक्तियों के बीच सहयोग के लिए असम्मति, संघर्ष एवं रणनीतियां, 21वीं सदी में भारत का उभरता वैश्विक दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की महत्ता जैसे ये पाठ्यक्रम स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के 5 वर्षीय ड्यूल कार्यक्रम के अंतिम और 5वें वर्ष में पढ़ाए जाएंगे। ये तीनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है। 4 वर्षीय बीटेक पाठ्यक्रम के बाद ये छात्र 1 वर्षीय MS पाठ्यक्रम में इंजीनियरिंग के अलावा सामाजिक विज्ञान, भाषाएं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और प्रबंध विज्ञान का अध्ययन करेंगे। मतलब थीम इस आर्टिकल की ये है कि जिस तरीके से JNU में आतंक को लेकर या आतंक टेररिज्म जो है
उसको लेकर पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें कुछ विरोध किया जा रहा है कि इसको पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया जा रहा है। और ये वो लोग विरोध करते हैं जिनके राज्य में खुद उनके जो राज्य सरकार का जो सिलेबस है उसमें आतंकवाद के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जिस काउंटर टेररिज्म पाठ्यक्रम को लेकर कुछ तबकों द्वारा विरोध किया जा रहा है, वह विषय तो वास्तव में देश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वैश्विक ढांचे में भारत की बड़ी विशिष्ट स्थिति है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने और अपनी विविधता पर गर्व करने वाले भारत पर यह विशेष दायित्व है कि देश में लोकतंत्र एवं विविधता खूब फले फूले। यह तभी संभव है जब युवाओं को उन विचारधाराओं के प्रतिकार के लिए प्रशिक्षित किया जाए जो देश की लोकतांत्रिक परंपराओं पर आघात करने में सक्षम है। इन पाठ्यक्रमों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जेएनयू के कुलपति डॉक्टर जगदीश कुमार ने बताया कि आतंकवाद के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न हो रही चुनौतियों और भारत के पड़ोस में बदल रही परिस्थितियों को देखते हुए जेएनयू जैसे संस्था के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि वह आतंक विरोधी विशेषज्ञों की खेप तैयार करने में पहल करे। ऐसे में यह पहल पथ प्रदर्शक है। यह बात है और सुकून देने वाली है कि जो जेएनयू परिसर राष्ट्र विरोधी नारों के लिए बदनाम हुआ था, अब समकालीन भारत के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत कर रहा है। विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जेएनयू तमाम पाठ्यक्रम संचालित करता आया है, लेकिन पिछले कई वर्षों से वहां मानविकी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना के रूप में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानविकी का मिश्रण बहुत बढ़िया है। साथ ही कौशल विकास पर विशेष ध्यान भी उल्लेखनीय है। तमाम हमलों से विचलित हुए बिना डॉक्टर कुमार ने जेएनयू में सुधारों का सिलसिला जारी रखा है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय कंप्यूटर साइंस एवं समाजशास्त्र और आयुर्वेद एवं जीव विज्ञान की कई कड़ियां जोड़ रहा है। आपदा प्रबंधन को समर्पित एक विशेष केंद्र बनाने की भी योजना है, जहां इंजीनियरिंग, मेडिसिन और अन्य संबंधित विविधताओं के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है स्कूल खोलने से पहले तैयारी जरूरी। देखिए, कोरोना काल की वजह से जो स्कूल बंद थे अब उन्हें धीरे धीरे खोला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा में ही जब स्कूल ओपन किए गए थे तो एक ही स्कूल में 70 बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे। तो ये एक डर बना हुआ है जो आगे भी हावी रह सकता है। उसी पर लिखा गया है आर्टिकल। हालांकि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम डिस्कस करें। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि इकोनॉमी भी मनाएगी त्यौहार। देखिए, आगामी अक्टूबर नवंबर में इस बार अर्थव्यवस्था भी त्यौहार मनाएगी। कंपनियां अक्टूबर में शुरू होने वाले त्यौहार में कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, व्हाइट्स गुड्स, ऑटो गारमेंट जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों की बिक्री में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है। कुछ खास राज्यों तक कोरोना के सीमित रहने एवं टीकाकरण में जबरदस्त तेजी से त्योहारी तेजी को समर्थन मिलने जा रहा है। मैन्युफैक्चरर्स से लेकर रिटेलर्स तक त्योहारी सीजन में निकलने वाली भारी मांग को भुनाने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। त्योहारी सीजन की खरीद बिक्री में और तेजी के लिए सभी सरकारी बैंक भी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से लोन के लिए विशेष अभियान चलाने जा रहे हैं। देश की दो सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां फ्लिपकार्ट और अमेजॉन अक्टूबर में बिग बिलियन सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के लिए तैयार हैं। फ्लिपकार्ट ने तो त्योहारी सीजन में होने वाली मांग के अनुमान को देखते हुए 1.15 लाख लोगों को अस्थायी नौकरी देने की घोषणा की है। ऐसे ही अमेजॉन भी भारी संख्या में लोगों की भर्ती कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 3 क्षेत्रों में सीमा से सटे देशों के एफडीआई प्रस्ताव सबसे अधिक। देश की सीमा से सटे देशों से मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी, ऑटोमोबाइल्स और अन्य भारी उद्योगों से जुड़े क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव आए हैं। हालांकि सरकार के नियमों की वजह से पिछले कई महीनों से इन प्रस्तावों पर कोई फैसला नहीं हो सका है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इस साल जून तक सिर्फ 3 विभागों में सीमा से सटे देशों के लगभग 40 एफडीआई प्रस्ताव थे जिन पर कोई फैसला नहीं हो सका है। इसके अलावा इन देशों से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी एफडीआई के प्रस्ताव आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन देशों में चीन के साथ बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान भी शामिल है
ताइवान भी भारत के कई क्षेत्रों में निवेश को प्रस्ताव दे चुका है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स पेज से। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि आगामी T20 विश्व कप के बाद सबसे छोटे प्रारूप में टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ने की घोषणा करने वाले विराट IPL के मौजूदा सत्र के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भी कप्तानी छोड़ देंगे। कोहली अपनी कप्तानी में RCB को कभी IPL खिताब नहीं दिला सके। फ्रेंचाइजीज के सबसे सफल खिलाड़ियों में शामिल 32 साल के कोहली RCB की टीम का हिस्सा बनने रहेंगे। कोहली ने टीम के ट्विटर हैंडल पर रविवार को जारी वीडियो में कहा कि वह RCB के कप्तान के रूप में मेरी आखिरी IPL होगा। तो ये आज का यानी 20 सितंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।